हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और आज से हम शुरू करेंगे हमारे मास्टर्स का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट जो कि है भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू होता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले से ही ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि थोड़ा लेवल अप हो जाएगा उस चीज़ का। बाकी आप लोगों को बहुत जल्दी इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस हमेशा ध्यान रखिए, अब जब भी आप मास्टर्स के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। पहली चीज़ कि आपको सभी जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी एग्जैक्ट नॉलेज हो, आप कुछ भी ना मतलब अपनी तरफ से ना लिख के आएँ। दूसरी चीज़ कि आपको जितने भी जो राइटर्स हैं या जो जिन चीज़ों के स्टेटमेंट देते हैं जो लोग, या जो अपनी बुक्स लिखते हैं, उनके नाम जो हैं वो अच्छे से याद हो। इससे क्या होता है ना, आपके आंसर को एक बहुत ही मतलब मजबूती मिलती है। और जितने अच्छी क्वेश्चन आपके आंसर को मजबूती मिलेगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज आपके पास तब होगी जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ना फर्स्ट चैप्टर है ये, इसको ना अच्छे से मैं आपको समझा दूंगी ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर इसके अच्छे से कर सको। तो ये लेसन 1 है जो कि है प्रकृति मानव अंतर संबंध, यानी कि प्रकृति और मानव के बीच क्या संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मानव प्रकृति के अंतर संबंध एक लंबे ऐतिहासिक काल तक विभिन्न स्तरों पर क्रियाशील रहे हैं। यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है ना वो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, आदिकाल में मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का निर्धारण प्रकृति द्वारा हो रहा था। आरंभ में मानव को प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के आधार पर अपना जीवन यापन करना पड़ता था। कालांतर में इसमें बदलाव आया तथा मानव प्रकृति को अपने हेतु सुलभ बना सकने में सक्षम हुआ। अतः मानव और प्रकृति के संदर्भ में पारिस्थितिकी का अपना अलग महत्व रहा है। इसने मानवीय विकास के इतिहास को निर्धारित किया। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है ये, हालांकि कुछ बच्चों को शायद समझ में ना आए क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स बहुत हैवी डाले हुए हैं, लेकिन बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर ये बोला है कि जो मानव है वो शुरुआत में जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था और प्रकृति ही मानव को हैंडल करती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई आपदा आने वाली है, कुछ भी ऐसे कि ऐसे डिस्ट्रॉय वाली चीज़ होने वाली है, तो मानव जो है वो बिल्कुल उससे अनजान होता था, उसको नहीं पता चलता था। जैसे कि आज के समय में क्या होता है, बारिश भी होने वाली होती है तो हमको पता चल जाता है, वेदर रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी बाढ़ आने वाली होती है तो भी हमें पता चल जाता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। ठीक है, प्लस जो प्रकृति है ना वो हावी थी मानव के ऊपर, क्योंकि मानव को प्रकृति के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में क्या होने लगा कि मानव जो है ना वो अपनी सुविधाओं के अनुसार प्रकृति को ढालने लगा। जैसे कि क्या होता है कि उसको अगर घर बनाना है तो वो पेड़ काट देता है, ठीक है, और वहां पर घर बना लेता है। पहले क्या होता था कि नहीं, प्रकृति पेड़ कहीं से भी निकल रहे हैं, बस मानव अपनी जगह छोड़ के वहां से मानव वो चीज नहीं हटा सकता। कोई पहाड़ है, आज तो मानव जो है वो पहाड़ को तो उड़ा ही देते हैं, पहाड़ों के अंदर से टनल बना देते हैं। तो बहुत सारी चीजें बच्चे जो आज के टाइम में जो है वो मानव को ये कह लीजिए कि मानव जो है प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है आज के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने मानवीय विकास के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई प्रजातियों के अनुकूलन ने इनकी उत्तरजीविता को भी प्रभावित किया। इसको उसने योग्यतम की उत्तरजीविता की संज्ञा दी है। किन्होंने दी है? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की मानवीय विशेषता को आदिमानव द्वारा विभिन्न कालों में उपयोग में लाए गए औजारों के आधार पर देखा जा सकता है। देखिए बच्चा, पहली बात तो आपको इस वाले वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। उत्तरजीविता का मतलब होता है जो सर्वाइवर होते हैं, सर्वाइवल होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो लोग प्रकृति के साथ अच्छे से रह सकें व जीवित रह सकें।
ठीक है, क्या होता है? SURVIVAL, सर्वाइवल। ठीक है, तो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो जीवित रहने की क्रिया जानते हो। और योग्यतम की उत्तरजीविता क्या होती है? कि ऐसे जीवधारी जो किसी भी परिस्थिति में जीवित रहना जानते हो, उनको क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, दूसरी बात, आगे जाके जो मानव है ना, उन लोगों के बारे में हमें किस प्रकार से पता चला कि वे लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, या फिर प्रकृति को कैसे हैंडल करते थे। तो इस चीज़ का पता हम उनके औजारों से लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा शार्प स्ट्रॉन्ग हथियार होंगे, बड़े छोटे हर तरह के हथियार होंगे, उतने ज़्यादा वो लोग टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, उतने ज़्यादा वो लोग एडवांस होंगे। प्लस अगर उनके पास सिर्फ लकड़ी के ही औजार हों, या फिर ऐसे औजार हो जो बहुत कच्चे हों, बड़े बड़े जानवरों को मारने में ना सफल हो, तो ऐसे लोग कुछ कम इंटेलिजेंट होंगे, या फिर कहें कम उनके अंदर क्षमता होगी इस चीज़ की कि वो प्रकृति के साथ भिड़ सकें या फिर कंपटीशन कर सकें। हालांकि चाहे इंसान कितना भी डिस्ट्रॉय कर रहा है प्रकृति को, लेकिन प्रकृति से कभी मानव जीत नहीं सकता है। हालांकि लोग सोचते हैं कि प्रकृति से जीत सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में प्रकृति जो है वो लोगों का या तो विनाश कर देगी, या फिर खुद विलुप्त हो जाएगी, जिससे कि लोगों का ऑटोमेटिकली विनाश हो जाएगा। ठीक है, खैर ये दूसरी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के अन्य जीवों की तरह मानव भी अपना जीवन यापन आदि काल में शिकार व कंदमूल संग्रह से करता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग मुख्य रूप से वृक्षों को काटने, कंदमूलों को खोदने, लकड़ी चीरने व शहद की प्राप्ति के लिए किया जाता था, या फिर के लिए करता था। कौन करता था? आदि मानव। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने। देखिए, पत्थर के औजारों के आधार पर आदि मानव को दो मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। देखिए, अब आदि मानव को जो है वो दो भागों में विभाजित करते हैं उनके औजारों को देखकर। पहले जो होते हैं वो होते हैं मूल औजार, जो पाषाण काल से संबंधित था, और दूसरा है शुल्क औजार, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है बच्चा, पत्थर के औजार मानव चिंतन के प्रयोग का वह स्पष्ट साक्ष्य है जिससे प्रकृति के साथ अनुकूलन व स्थानीय संसाधनों के समुचित व क्रियात्मक प्रयोगों की अवस्था उसमें निहित है। देखिए, थोड़ा सा ना अटपटा लग रहा होगा, आपने इसको ठीक करके लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जब भी हम किसी के नोट से पढ़ते हैं ना, तो वो इंसान अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखता है, प्लस अपने थॉट्स को डाल के लिखता है। यही चीज़ आप अपने तरीके से लिखेंगे तो चैगर को और अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है बच्चा, तो इसके अंदर सिंपल सी बात ये बोलिए कि दो तरह के औजार के रूप पाए गए हैं। पहला तो होता है मूल औजार, जो कि पाषाण काल यानी कि शुरुआती टाइम में देखा जाने को मिला था, और दूसरा है शुल्क औजार, जो कि मध्य मिडिल वाले पाषाण काल में देखा जाने को मिला था। पाषाण क्या होता है बच्चा? पाषाण पत्थर होता है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये पता चला है कि मानव जो है वो अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अनुकूलन के लिए, अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रकृति से उनको अपने शारीरिक बल से नहीं प्राप्त हो सकती, इसलिए वो इन औजारों का निर्माण करते थे। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल तक मानव अन्य जीव जंतुओं के बारे में अधिक जानकार एवं जागरूक हो चुका था। यानी कि अगर वो किसी का शिकार कर रहा है, कंदमूल तोड़ रहा है, कुछ खुदाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको चीज़ों के बारे में पता लगने लगा है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही इंसान को चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब वह गुफाओं, कंदराओं, झीलों, ये कंदराओं क्या होती है बेटा? कंदराओं एक ऐसी जमीन होती है जो मानव निर्मित नहीं होती, प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, और ये कोई भी गुफा भी हो सकती है, फिर गड्ढा भी हो सकता है। ठीक है, तो अन्य प्राकृतिक स्थलों में शरण लेने लगा था। जो मानव है ना, अब इन जगहों पर जाकर शेल्टर लेने लगा था। इसे मानव प्रकृति के अंतर संबंधों, बेटा यहाँ पे किया आएगा, ठीक है, अंतर संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। यानी कि अब जो है वो मानव और प्रकृति मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, शेल्टर लेगा वो गुफाओं में, तो यानी कि वो मानव एक तरीके से गुफा में रह रहा है ना, तो यानी कि वो एक प्रकृति का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, अब उसको ये पता है कि इंसान को ये पता है कि प्रकृति से कैसे डील करना है। हालांकि धीरे धीरे करके उसको और ये चीज़ स्पष्ट होने लगेंगी, और आने वाले टाइम में आप लोगों को पता ही वो दुरुपयोग करेगा इसका। ठीक है, हालांकि मानव अभी भी अपने तत्कालिक पर्यावरण
की दया का पात्र है। ऑब्वियसली बात है कि जो प्रकृति है वो हमारे ऊपर अभी भी दया बनाए हुए हैं, यानी अगर प्रकृति का दिमाग घुमा तो कुछ भी कर सकती है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति प्रदत्त सुलभ चीजों पर निर्भर था। अभी भी मानव प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है, हम प्रकृति के बिना कुछ नहीं कर सकते। बच्चा देखिए, मानव को आखेटक संग्रहकर्ता स्थिति से कृषि की स्थिति तक आने में काफी समय लगा। यानी कि पहले मानव सामान वगैरह इकट्ठा करता था बाहर से, उस वाली स्टेज से एग्रीकल्चर तक आने में इंसान को बहुत लंबे पीरियड से गुजरना पड़ा। ठीक है, आरंभिक काल में मानव का जीवन केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री पर निर्भर था। यानी कि स्टार्टिंग में क्या था कि जो प्रकृति हमें उगा के दे रही है, सेब दे रही है या कोई अगला फ्रूट दे रही है, वेजिटेबल दे रही है, तो हम उसको ले लेते थे और फिर उससे अपना जीवन यापन करते थे। परंतु बाद में जब कृषि का निर्माण हुआ है, कृषि के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त होने लगी, तब मानव ने जो है वो एक जगह रुककर और कृषि करना शुरू की है। ठीक है, उस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन कृषि के कारण उसकी दक्षता में काफी बढ़ोतरी हुई। यानी कि जो प्रकृति द्वारा मिली गई चीजें थी उस पर तो मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, बट कृषि पर तो है ना। अब मानव अनाज को फलों व मांस की अपेक्षा ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकता था। अनाज के इस गुण ने जहां एक और सामाजिक स्थिरीकरण को बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थानांतरीकरण की प्रकृति भी बढ़ी। इस प्रकार कृषि के आगमन के कारण मानव प्रकृति के मध्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यानी कि अब जो अनाज की जो मतलब अनाज है ना, उसको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। ह्यूमंस को ये बात पता चल गई। अब अगर इंसान एक जगह पे रुका है तो वो अपना घर बसाएगा। मान लो कि कोई आदमी है स्टार्टिंग में, जैसे कि आदि मानव है, तो वो अकेला चलेगा। ठीक है, भले चाहे वो मीटिंग करे ना करे बाद में, लेकिन वो अपने खाने पीने का इंतजाम करेगा, उसके लिए बस वो इनफ रहेगा। लेकिन बाद में जब इंसान एक जगह रुकने लगा, कृषि करने लगा, तो ऑब्वियसली वो अपने घर बसाएगा, बीवी बच्चे होंगे उसके पास, जनसंख्या और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इसी से क्या होगा कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसके अंदर एक छोटा सा बदलाव आएगा। ये छोटा सा बदलाव सुनने में लग रहा है, लेकिन है ये बहुत बड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। कृषक समाज में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक ऐसी श्रृंखला आरंभ हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से श्रेणीबद्ध समाज का उदय हुआ। यानी कि अब मानव ने ना जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा कर दी थी, और अब प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग है ना वो होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये सभी वर्ग अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु कृषि का दोहन अलग अलग तरीके से करने लगे। इस तरह मानव प्रकृति के बिगड़ते अंतर संबंधों का परिणाम तत्कालीन मानव पुरस्थलों एवं सभ्यताओं को भुगतना पड़ा। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता के पतन में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इससे स्पष्ट होता है कि मानव प्रकृति के बीच सामंजस्य टूट रहा था। यानी कि सिंधु घाटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके पतन के बाकी सभी कारणों में से एक कारण बाढ़ भी था, जिसमें कि सारा शहर या तो डूब गया होगा। एक था सूखा, कि सूखा पड़ गया, अकाल आ गया होगा, तो सारा शहर जो है वो नष्ट हो गया। तो अभी ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं है, बट हाँ हम ये सब चीज़ें सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। देखिए, इसके बावजूद मानव प्रकृति के मध्य संबंध लगभग मित्रवत बना रहा, परंतु मानव प्रकृति के संबंधों में गुणात्मक तथा युग प्रवर्तक परिवर्तन औद्योगिक युग के साथ आरंभ होता है। यानी कि इसमें यह कहा गया बच्चा कि जो मानव और प्रकृति के बीच में संबंध है वो ठीक था, परंतु जब औद्योगिक युग आया तब उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आने लगा। अब प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के संबंधों के स्थान पर मानवीय परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण शोषण तथा दोहन की ओर उन्मुख हो गया। यानी कि अब इंसान जो है वो प्रकृति का पूर्ण रूप से दोहन करेगा, उसका शोषण करेगा। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक युग में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांगों के कारण ही कोयला व पेट्रोलियम जैसे नए ऊर्जा स्रोतों की खोज की गई, परंतु ऊर्जा के जीवाश्म रूपों के लापरवाही से प्रयोग के कारण यह संकट की स्थिति में पहुंच गया है। सभी प्रकार के उद्योगों में अंधाधुंध वृद्धि
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न किया है। यानी कि इतनी ज़्यादा रूप से ऊर्जा का उपयोग हुआ कि पेट्रोलियम हो गया और भी जो प्राकृतिक रूप से निर्मित संसाधन ऐसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सब का दोहन बहुत ज़्यादा रूप से होने लगा। आप लोगों को ये बात भी पता है कि अगर ये संसाधन खत्म हो जाते हैं इस टाइम पर, तो हम इन्हें हज़ारों करोड़ों सालों तक जो है वो बनने में टाइम लगता है और दोबारा से नहीं पा सकते। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, मतलब हमारे शायद हम जिस उम्र में हैं अभी, शायद हम अगले जन्म में मिलेंगे उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आज हम गंभीर पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस। सबको पता है चीज़ कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। देखिए, इसके अलावा 1330 व 1340 यानी कि 1330 व 1340 के मध्य की रासायनिक क्रांति ने ऐसे कृत्रिम वस्तुओं को विकसित किया जो प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाली नहीं थी। इसी तरह नाभिकीय ईंधन का उचित तथा प्रभावी अवशिष्ट अपघटन करने की कठिनाइयां वैज्ञानिक व तत्कालीन असफलताओं के स्पष्ट परिणाम हैं। यानी कि जो कृत्रिम रासायनिक चीज़ें हैं जो बनने लगी हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, और ऐसी पता नहीं कितनी करोड़ों हानिकारक चीज़ें हैं जो प्रकृति को पूर्ण रूप से जो है वो हार्म कर रही है, उसे परेशानी दे रही है। इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास ने मानव को जो दृष्टि दी, उसमें तकनीक को ऐसे प्रस्तुत किया गया कि मनुष्य की सारी समस्याओं को सुलझाने का यह एकमात्र साधन है। हम यह भूल जाते हैं कि मानव का अस्तित्व पर्यावरण या प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार पर निर्भर करता है, जबकि उत्तर आधुनिक काल से मानव प्रकृति के साथ पूर्णतः सौतेला व्यवहार कर रहा है। अतः आज मानव को प्रकृति के साथ अपने संबंधों एवं व्यवहार पर फिर विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो मानव है ना, वो प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, जबकि प्रकृति जो है वो उसकी मित्र है, उसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यानी कि जो ह्यूमंस हैं उनको जो है वो प्रकृति के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं प्रकृति की, तो उस चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय करने के बाद नहीं छोड़ना चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा सांस लेने का समय देना चाहिए। जैसे कि लोग किसान होते हैं, तो किसान अपनी ज़मीन पर कभी कभी इतनी ज़्यादा खेती कर देते, इतनी ज़्यादा कि वो फिर फसल उगाने योग्य रहती ही नहीं है। जबकि सही प्रोसेस ये होती है कि आप 5 साल तक खेती करो, फिर कुछ सालों के लिए उस ज़मीन को छोड़ दो, फिर दोबारा से उस पर खेती करो। ठीक है, और नील, गांजा ऐसी फसलों को ना उगाओ जिससे कि आपकी जो धरती है, यानी कि जो आपकी कृषि करने के जो क्षेत्र है वो खराब हो जाए, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस चीज़ का निचोड़ देखना, यहाँ पे प्रकृति और मानव के बीच में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। बच्चा, आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि दीदी, मैम, ये मुझे दिक्कत है, आप मुझे प्लीज़ समझाइए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के जो आंसर हैं उनको क्लियर कर सकूं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर कर सकूं, क्योंकि आंसर तो मैं बताऊंगी ना मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। आपको इसमें कुछ नहीं बताना, खाली जो मानव है ना वो प्रकृति कैसे शोषण कर रहा है, प्रकृति को कैसे तंग कर रहा है, इस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।